नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीजी टीचर्स एकेडमी के एक और नए वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज हिंदी शिक्षण शास्त्र की एमसीक्यूज़ का एक सीरीज़, जिसमें हम देखेंगे अनेक प्रकार की हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित एमसीक्यू। यह इस वीडियो सीरीज़ का पहला भाग है। आगे भी मैं आप लोगों के लिए हिंदी सीरीज़ का वीडियो लेकर आने वाला हूँ। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है। साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शंस है सत्तात्मक कारकों, सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक तथा भाषा परिवर्तन पर उनके प्रभावों का अध्ययन, बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के प्रति लोगों के व्यवहार का अध्ययन, बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन, समाज में बोली के बारे में सामान्य दृष्टिकोण। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 3, बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन। यह समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है, जबकि अन्य जो 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, 2 और 4, ये समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है। ऑप्शंस है मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कोई भी भाषा, अंग्रेजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, मातृभाषा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 वही एनईपी 2020 भी मातृभाषा को अनुदेशन का माध्यम मानने के लिए बोलती है। तो अगर इस प्रश्न को बदलकर एनईपी 2020 में एक क्वेश्चन दे तो भी उसका सही उत्तर हो जाएगा मातृभाषा। साथियों, आप कॉपी पेन लेकर अपने आंसर को नोट करते जाइए और इस वीडियो के अंत में आप मिलान करके देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। इससे आपको अपने तैयारी का एक अंदाज़ा मिलेगा कि आपकी तैयारी कैसा चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 है, शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है। ऑप्शंस है जिस कक्षा में अध्यापक निर्णय लेते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं, जिसमें अधिगम का समग्र उत्तरदायित्व अध्यापक पर होता है, जिसमें विद्यार्थियों की बहुत कम संख्या पर ध्यान दिया जाता है और अधिकांश विद्यार्थियों की अनदेखा की जाती है, जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाता है। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, जिसमें शिक्षार्थियों की पूर्व ज्ञान और अनुभव को शामिल किया जाता है। तो साथियों, शिक्षक केंद्रित कक्षा में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान, अनुभव, उनके विचार आदि को महत्व दिया जाता है। वही पहले के जो 3 ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, ये शिक्षक केंद्रित कक्षा के बिंदु हैं, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत हैं और हमारा चौथा ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है। ऑप्शंस है विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। आगे की शिक्षा को सहज बनाने के लिए विद्यालय के प्राथमिक चरण में माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा हो। सभी भाषा अधिगम मातृभाषा में ही होनी चाहिए। बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। ये कहता है एनईपी 2020। प्रश्न 5 है, निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषिक निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। ऑप्शंस है एक चरण पीछे, एक चरण आगे, बहुत आगे, समानांतर। सही उत्तर है ऑप्शन 2, एक चरण आगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ अपने जो फ्रेंड्स हैं शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर भी करें। प्रश्न 6 है,
किसी भाषा की उपभाषिक विशेषताओं के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करें। अ है ध्वनि की प्रबलता सिर्फ वह नहीं है जो आप कहते हैं, बल्कि वह है कि आप कैसे कहते हैं। ब है स्वर शैली का अर्थ है आवाज़ या भाषण में विभिन्नता। ऑप्शंस है अ सही, ब गलत है, अ और ब दोनों सही हैं, अ और ब दोनों गलत है, अ गलत, ब सही है। सही उत्तर है ऑप्शन 3, अ और ब दोनों सही हैं। यानी कि ध्वनि सिर्फ वह नहीं है जो आप कह रहे हैं, कितना कम और ज़्यादा आवाज़ के साथ में, बल्कि वह है कि आप कह कैसे रहे हैं, ये है ध्वनि। वही स्वर शैली का अर्थ है आवाज़ या भाषण का उतार चढ़ाव या उसके सुर ताल या उसके तारतम्य या लय में विभिन्नता। प्रश्न 7 है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है। ऑप्शंस है जब वे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, जब वे भौतिक वस्तुओं के साथ बातचीत करते हैं, जब वे स्वयं से बातचीत करते हैं, जब वे चुप रहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 1, जब वे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जब दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तो भाषा सीखते हैं। और वो कैसे सीखते हैं, वो सामने वाले से बात को सुनते हैं तो उसके भाषा को ग्रहण करते हैं और फिर उसका अनुकरण से सीखते हैं। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। भाषा के अंतः क्रियात्मक मॉडल के बारे में विषम कथन का चयन करें। ऑप्शंस है पारस्परिक संबंधों के प्रति समझ बनाने के रूप में भाषा, व्यक्तियों के बीच परस्पर सामाजिक लेन देन करने के माध्यम के रूप में भाषा, प्रामाणिक संदेश देने और प्राप्त करने के साधन के रूप में भाषा, व्याकरण और शब्दावली के परस्पर संबंध को स्थापित करने के साधन के रूप में भाषा। सही उत्तर है ऑप्शन 4, व्याकरण और शब्दावली के परस्पर संबंध को स्थापित करने के रूप में भाषा। यानी कि ये जो ऑप्शन 4 है ये अंतःक्रियात्मक मॉडल पर लागू नहीं होता है, और ये जो 3 ऑप्शंस है 1, 2, 3 ये अंतःक्रियात्मक मॉडल पर लागू होते हैं। अंतःक्रियात्मक मॉडल जो है भाषा को क्या कहता है कि वो पारस्परिक संबंधों के प्रति समझ के रूप में उस भाषा को उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है भाषा से क्या अभिप्राय है। ऑप्शंस है भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, विकासात्मक व्याकरणात्मक व्यवस्था है, अक्षर और ध्वनियाँ हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 2, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। भाषा क्या है, तो भाषा है व्यवस्थाओं का व्यवस्था। प्रश्न 10 है भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है। ऑप्शंस है शिक्षार्थी भाषा के नियम सीखते हैं, अध्यापक भाषा अधिगम के लिए शिक्षार्थियों के साथ काम करते हैं, शिक्षार्थी शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझे बगैर उन्हें डिकोड करते हैं, शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 4, शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। बच्चा जब भाषा का प्रयोग करता जाता है अलग अलग परिस्थितियों में, तब वो भाषा को सीखता जाता है। यही है भाषा के साथ संलग्नता से अभिप्राय। प्रश्न 11 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का क्या ढांचा है। ऑप्शंस है 5-3-3-4, 2-5-3-2-2, 2-3-3-4, 5-3-3-2-2। सही उत्तर है ऑप्शन 1, 5-3-3-4, जिसमें का पहला 5 है बालवाड़ी और कक्षा 1-2, 3 का मतलब है कक्षा 3-4-5, दूसरे 3 का मतलब है कक्षा 6 से 8 यानी कि 6-7-8, और 4 का मतलब है कक्षा 9 से 12। चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को 6-6 के समूह में बांटा और उन्हें बिना अंत वाली एक लघु कथा दी। उसके बाद उसने कल्पना करने, चर्चा करने, अंतिम रूप देकर
कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका उनके किस कौशल का विकास कर रही है? ऑप्शंस है नियंत्रित लेखन, रचनात्मक लेखन, उत्पाद लेखन, निर्देशित लेखन। सही उत्तर है ऑप्शन 3 रचनात्मक लेखन। यहाँ पर जो प्रश्न है वो है ओपन एंडेड। जब भी हम बच्चों को कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन देते हैं तो वे अपने सोच के हिसाब से उसका अंत लिखते हैं या उनका व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं उसका अंत जो है उसका रचना स्वयं से करेंगे, इसलिए हो जाएगा रचनात्मक लेखन। प्रश्न 13 है निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए? ऑप्शंस है अव्यक्त स्तर पर, आरंभिक स्तर पर, किशोरावस्था के स्तर पर, वयस्क के स्तर पर। सही उत्तर है ऑप्शन 2 आरंभिक स्तर पर। चलिए प्रश्न 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शंस है कविता के विचारों और थीम पर, तुकबंदी पर, काव्य साधनों पर, व्याकरण पर। सही उत्तर है ऑप्शन 4 व्याकरण पर। जब भी हम कक्षा में कविता की चर्चा करते हैं तो उस पर व्याकरण की चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कविता मुख्य रूप से तुकबंदी सिखाने के लिए ही कराया जाता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तुकबंदी जो है वो पसंद होता है, तो उनको कविता में तुकबंदी के कारण मज़ा भी आता है। इसी कारण उनको कोई भी कविता जो है वो बहुत जल्दी याद हो जाता है और उनको वो मज़े के साथ सुनाते भी हैं, दोहराते भी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो है प्रश्न 15। छत्तीसगढ़ के एक गांव में रहने वाली एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा और हिंदी जानती है जो उसके घर और आस पड़ोस में बोली जाती है। वह विद्यालय में अंग्रेजी सीखती है। कौन सी भाषाएं भाषा अर्जन के और कौन सी भाषाएं भाषा अधिगम के अंतर्गत आती हैं? बिंदु इस प्रकार से हैं। मातृभाषा और हिंदी भाषा अर्जन के अंतर्गत आती हैं, अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है, हिंदी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है, तीनों भाषाएं भाषा अर्जन के अंतर्गत आती हैं। चलिए देखते हैं इनका ऑप्शंस है 1 और 2 सही, 3 और 4 सही, 1 और 4 सही, 4 और 2 सही। सही उत्तर है ऑप्शन 1 और 2 सही है। बिंदु 1 बोल रहा है मातृभाषा और हिंदी भाषा अर्जन है, वही बिंदु 2 बोल रहा है अंग्रेजी भाषा अधिगम है। तो ये दोनों बिंदु जो है सही है। मातृभाषा और हिंदी जो है, छत्तीसगढ़ में मातृभाषा क्या है? छत्तीसगढ़ी, और हिंदी जो है बच्चे के आस पड़ोस में और घर में बोली जाती है। तो ये क्या हो जाएंगे? अर्जन, क्योंकि इसको बच्ची जो है बिना मेहनत किए सीख रही है, तो ये क्या कहलाएगी? भाषा अर्जन। वही अंग्रेजी बच्ची स्कूल में सीखेगी और मेहनत करके सीखेगी, तो ये क्या हो जाएगा? भाषा अधिगम। इसलिए मातृभाषा और हिंदी भाषा अर्जन है, बिना मेहनत किए सीख रही, और अंग्रेजी भाषा अधिगम है क्योंकि वो उसको मेहनत करके सीखेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद शिक्षार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है? ऑप्शंस है इस कहानी में आप स्वयं को कहाँ रखना चाहोगे, इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं, कहानी में से किसी भी की कल्पना करें और अपने वाक्य में उसका प्रयोग करें, पढ़ी गई कहानी का वीडियो देखें और अपने शब्दों में कहानी का वर्णन करें। इसका उत्तर है ऑप्शन 2। इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं। जब हम बच्चे को ये गतिविधि करने के लिए बोलेंगे कि आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई इंसान है जो इस कहानी के जैसे पात्र का गतिविधि करता है, तो बच्चे पहले सोचेंगे, अपने आस पड़ोस के जो इंसान हैं सब के बारे में वो सोचेंगे और उनका आपस में तुलना करेंगे, और फिर वो तुलना करने के बाद अंतिम निष्कर्ष में पहुंचेंगे कि हाँ फलना जो व्यक्ति है इस पात्र के जैसे है।
तो यह गतिविधि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा उनके निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए। इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा? ऑप्शन है ध्वनियों की सूची, किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची, अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड की गई 2 मिनट की कोई वीडियो, अध्यापक द्वारा जापानी भाषा में लिखी गई कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद। सही उत्तर है ऑप्शन 2, किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18, विकास के महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है? ऑप्शन है अधिगम तथा अनुभवों के विकास के लिए विशिष्ट आयु महत्वपूर्ण है। विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभव का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अधिगम के दौरान चुनौतीपूर्ण अनुभवों का विकास पर गहरा प्रभाव होता है। अधिगम तथा विकास के लिए अनुभवों की अपेक्षा विशिष्ट अवधि महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है ऑप्शन 2, विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभव का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बच्चे जो हैं अपने प्रारंभिक अवस्थाओं में भाषा को बहुत जल्दी से सीखते हैं, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये सही है कि एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभव अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। प्रश्न 19 है, भाषा में ग्राह्य कौशल किसे कहते हैं? ऑप्शन है श्रवण तथा वाचन कौशल, श्रवण तथा पठन कौशल, वाचन तथा लेखन कौशल, वाचन तथा पठन कौशल। सही उत्तर है ऑप्शन 2, श्रवण तथा पठन कौशल। श्रवण और पठन जो है ग्राह्य कौशल है। ग्राह्य कौशल उसे कहते हैं जिसके माध्यम से हम भाषा को ग्रहण करते हैं। तो हम भाषा को किसके माध्यम से ग्रहण करते हैं? श्रवण और पठन के द्वारा। श्रवण में हम बोले गए भाषा को सुनते हैं और पठन में हम लिख कर व्यक्त किए गए भाषा को ग्रहण करते हैं। तो ये दोनों हो गए ग्राह्य कौशल। वही भाषा कौशल का दूसरा प्रकार होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल, जिसमें हम भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। विचारों को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। इस कारण ये क्या कहलाते हैं? अभिव्यक्तात्मक कौशल। जो है अभिव्यक्तात्मक कौशल है वाचन और लेखन, जिसमें हम अपने विचार को, वाचन में हम अपने विचार को बोल के बताते हैं और लेखन में लिख कर। चलिए प्रश्न 20 देखते हैं। भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है शुद्ध वर्तनी लिखना, अपने शब्दों में कहानी का सार लिखना, व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करना, सहज गति के साथ वाचन, पठन अथवा लेखन करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, सहज गति के साथ वाचन, पठन अथवा लेखन करना। ये है भाषा प्रवाह से तात्पर्य। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार भाषाविद नाम चोम्स्की द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन है मनुष्यों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात समझ होती है, बच्चे अनुकरण और पुनर्बलन के माध्यम से भाषा सीखते हैं, शुरुआती वर्षों में चीज़ों से परिचय के अभाव का प्रभाव भाषा विकास पर नहीं पड़ता, प्रत्येक भाषा अलग होती है और उनके अर्जन की अपनी पद्धतियाँ होती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, मनुष्यों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात समझ होती है। यानी कि हर मनुष्य में भाषा सीखने की, अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। उसी क्षमता के आधार पर हम भाषा का क्या करते हैं? अर्जन करते हैं। प्रश्न 22 है, कक्षा 8 के शिक्षार्थी अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहे हैं। एक निदानात्मक परीक्षण यह दर्शाता है कि उनमें से अधिकतर केवल कक्षा 2 तक की पाठ्य वस्तु पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा दिनचर्या अधिकांश शिक्षार्थियों को भागीदारी निभाने और आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगी? ऑप्शन है आज का विचार, अध्यापक प्रतिदिन ब्लैक बोर्ड पर नैतिक शिक्षा या मुहावरा प्रदर्शित करते हैं, समाचार कोना, शिक्षार्थी समाचार पत्र के लेख को
साझा करते हैं जो वे घर में पढ़ते हैं। घेरा समय शिक्षार्थी चुने गए विषय या अंतर्वस्तु पर मौखिक रूप से अपने विचार साझा करते हैं। ऑप्शन 4 है कहानी लेखन शिक्षार्थी स्वयं से लगभग 500 शब्दों में एक काल्पनिक कहानी गढ़ते हैं। प्रश्न 22 का सही उत्तर है ऑप्शन 3 घेरा समय शिक्षार्थी चुने गए विषय या अंतर्वस्तु पर मौखिक रूप से अपने विचार साझा करते हैं। ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न 23 है निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल है। ऑप्शंस है लिपिबद्ध करना, वर्तनी याद करना, कहानी की घटनाएं याद करना, अनुमान लगाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 अनुमान लगाना। ये पठन की उपकौशल है जिसके माध्यम से बच्चे अनुमान लगाना सीखते हैं कि अब आगे कहानी में क्या होने वाला है। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि कभी कभी बच्चे सच में अनुमान लगा लेते हैं कि आगे सर या मैडम जो है क्या बोलने वाले हैं, कहानी में क्या होने वाला है। प्रश्न 24 है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बोली को परिभाषित करता है। ऑप्शंस है व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा की वाक विशेषताएं, एक महाद्वीप अथवा एक देश अथवा एक राज्य की भाषा, एक क्षेत्र की भाषाओं के भीतर एक भाषा की वाक विशेषताएं, क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य। सही उत्तर है ऑप्शन 1 व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा की वाक विशेषताएं को बोलते हैं सामाजिक बोली। प्रश्न 25 है श्रुति किसी कार्यक्रम के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पत्रिका पढ़ती है, उनके पठन को क्या कहेंगे। ऑप्शंस है सरसरी दृष्टि से पढ़ना, उद्देश्य के लिए पढ़ना, आनंद के लिए पढ़ना, बारीकी से पढ़ना। सही उत्तर है ऑप्शन 2 उद्देश्य के लिए पढ़ना। तो श्रुति क्या कर रही है, कोई ये कार्यक्रम है जिसका वो विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पत्रिका को पढ़ रही है, यानी कि उस पत्रिका को पढ़ने का उसका उद्देश्य क्या है, सूचना प्राप्त करना। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 उद्देश्य के लिए पढ़ना, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, सूचना प्राप्त करना। प्रश्न 26 है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सत्य नहीं है पूछ रहे हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शंस है प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। यह जो ऑप्शन है ये गलत है, इसलिए ये हमारा सही उत्तर है। बाकी जो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये लिपि के संबंध में सही हैं, यानी कि भाषा के लिए लिपि का होना आवश्यक नहीं है, बिना लिपि के भी हमारा भाषा का काम चल जाएगा। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, ये भी सही है। भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है, ये भी बात सही है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है कि प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसी कई भाषाएं हैं जिनकी लिपि नहीं होती है, क्योंकि भाषा जो है वो मौखिक है। जब इंसान लिखने पढ़ना सीख गया तब क्या हुआ, लिपि का व्यवस्था बनी। उससे पहले भाषा जो है मौखिक था, इसलिए भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है। प्रश्न 27 है एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान ऊपर के अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करती है, यह किसके अधिक निकट है। ऑप्शंस है बोधगम्य निवेश, बोधगम्य उत्पाद, परिकल्पना का अन्वीक्षण, प्राकृतिक क्रम। सही उत्तर है ऑप्शन 1 बोधगम्य निवेश। प्रश्न 28 है निम्नलिखित में से कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है। फिर ध्यान दीजिए नहीं है पूछ रहा है। मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, अच्छा संगठन, स्पष्ट उद्देश्य, व्याकरणिक परिशुद्धता। सही उत्तर है ऑप्शन 1 मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये जो है लेखन के उद्देश्य नहीं है। प्रश्न 29 है बच्चे किस अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियाँ निकालनी शुरू कर देते हैं, जैसे कि बा, डा, दा,
दा। ऑप्शन है किलकारी करने की अवस्था, एक शब्दी अवस्था, टेलीग्राफिक वाक अवस्था, बबलाने की अवस्था। सही उत्तर है ऑप्शन 4 बबलाने की अवस्था। प्रश्न 30 है, एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः कुछ निश्चित परिस्थितियां देकर, कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर, अपने अनुभव साझा कर आदि द्वारा करती है। इसे कहा जाता है। ऑप्शन है पठन पूर्व के कार्य, पठन के दौरान के कार्य, निरंतर चलने वाली कार्य, पठन पश्चात के कार्य। सही उत्तर है ऑप्शन 1 पठन के पूर्व के कार्य। यहाँ पर शिक्षिका कक्षा की शुरुआत इन शब्दों के साथ में कर रही है और उसका पठन का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पठन पूर्व के कार्य। प्रश्न 31 है, व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है खाली स्थान। ऑप्शन है मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, व्याकरण को महत्व देना, विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, विद्यार्थी को भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग करने के योग्य बनाना। सही उत्तर है ऑप्शन 3 विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना। यह जो है व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषता नहीं है। प्रश्न 32 है, पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थियों की कठिनाइयों, उनके ज्ञान में रिक्तता तथा कौशल में कमियों को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया है, उसे कहते हैं। ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण, प्रवीणता परीक्षण, श्रेणी परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। सही उत्तर है ऑप्शन 4 निदानात्मक परीक्षण। हम निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से बच्चे को क्या कठिनाई हो रही है उसका पता लगाते हैं, फिर उस कठिनाई को दूर करने के लिए कार्य करते हैं। ये होता है निदानात्मक परीक्षण में। प्रश्न 33 है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन है औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना, एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे, शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना, भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देना। सही उत्तर है ऑप्शन 3 शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। यह है एक भाषा शिक्षक मुख्य कार्य। प्रश्न 34 है, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है। यह खाली स्थान का लक्षण हो सकता है। ऑप्शंस है गणना में अक्षमता डिस्कैलकुलिया, लिखने में अक्षमता डिस्ग्राफिया, प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता डिस्प्रेक्सिया, पढ़ने में अक्षमता डिसलेक्सिया। सही उत्तर है ऑप्शन 4। ये जो परेशानी बताया गया है कि बच्चे को भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है, ये पढ़ने से संबंधित अक्षमता है जिसे हम डिसलेक्सिया या पढ़ने में अक्षमता के नाम से जानते हैं। प्रश्न 35 है, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती हैं, जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 3 जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती हैं। साथियों, ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। वही इस वीडियो को सीजी टेट और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। प्रश्न 36 है, भाषा शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सुधार करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीक है? ऑप्शंस है शिक्षार्थियों को बोलने के समय ही सुधार देना चाहिए, सुधार कार्य पूरी कक्षा की गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए
ताकि कोई भी शिक्षार्थी त्रुटियों को न दोहराए। शिक्षार्थी की त्रुटियों को कभी भी सुधारने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक त्रुटियों का विश्लेषण करें और उनके पैटर्न को पहचानें, उसके पश्चात पुनः पढ़ाएं तथा शिक्षार्थियों को उन त्रुटियों के बारे में स्पष्ट करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, शिक्षार्थियों का विश्लेषण करें, उनके पैटर्न को पहचानें, उसके पश्चात पुनः पढ़ाएं तथा शिक्षार्थियों को उन त्रुटियों के बारे में स्पष्ट करें। यह है बच्चों में त्रुटि सुधार करने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका। प्रश्न 37 है, एक बच्ची विद्यालय में भाषा की कक्षा में अपनी प्रथम भाषा को सीखने में अक्सर समस्या का सामना करती है क्योंकि अपनी भाषा को विद्यालय में सीखना रोचक नहीं है। विद्यालयी भाषा घर की भाषा की अपेक्षा अधिक औपचारिक है। बच्ची अपनी उस भाषा को जानती है तथा विद्यालय में उस भाषा को पुनः सीखने में कोई तथ्य नहीं है। विद्यालय में उस भाषा को सीखना कठिन है। सही उत्तर है ऑप्शन 2, विद्यालयी भाषा घर की भाषा की अपेक्षा अधिक औपचारिक है। प्रश्न 38 है, भाषा के क्रियात्मक पहलू को भाषा अधिगम के खाली स्थान साथ बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन है संप्रेषणात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम, रचनात्मक उपागम, परंपरागत उपागम। सही उत्तर है ऑप्शन 1, संप्रेषणात्मक उपागम। प्रश्न 39 है, बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है कि वे अपनी भाषा नहीं जानते, वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, वे अपनी भाषा का व्याकरण नहीं जानते, वे अपनी भाषा का साहित्य जानते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 2, वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं। आप सभी देखे होंगे कि छोटे जो बच्चे भी होते हैं वो घर में हम जो बोलचाल के लिए व्याकरण उपयोग करते हैं मातृभाषा में, वो सभी का व्याकरण उनको पता होता है। प्रश्न 40 है, सुनने की कुशलता में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन है सुनना और दोहराना, सुनने में रुचि और धैर्य, कविता सुनना, कहानी सुनना। सही उत्तर है ऑप्शन 3, सुनने में रुचि और धैर्य। ये सुनने की कुशलता के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्रश्न 41 है, साहिल तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह हिंदी भाषा लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक घातक प्रक्रिया है, हिंदी भाषा सीखने में बाधक है, हिंदी भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। सही उत्तर है ऑप्शन 1, स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये अक्सर बच्चे ये क्रिया करते हैं। हिंदी उनको लिखने बोलें तो वो छत्तीसगढ़ी के शब्दों को भी बीच में लिख देते हैं। जैसे आप अगर उनको कुत्ता लिखने बोलेंगे तो बच्चे लिखेंगे कुकुर। इस प्रकार से बच्चे करते हैं। प्रश्न 42 है, अध्यापक द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में संलग्न बच्चों के साथ अंतःक्रिया खाली स्थान। ऑप्शन है संदर्भानुसार भाषा और संप्रेषण विकसित करने में सहायता करती है, जब वे खेल रहे हों तब भाषा अधिगम को बोझिल बनाती है, ज्ञान का प्रमाणित स्रोत प्रदान करती है, भाषा के खेलों द्वारा बच्चों को उनके घर की भाषा सीखने में सहायता करती है। सही उत्तर है ऑप्शन 1, संदर्भानुसार भाषा और संप्रेषण विकसित करने में सहायता करती है। प्रश्न 43 है, बुनियादी स्तर पर शिक्षार्थियों को विद्यालय में उनके घर की भाषा पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ाएगा। विद्यालयी भाषा सीखना कम महत्व रखता है। यह विद्यालयी भाषा में नए ज्ञान को संप्रेषित करती है। यह कक्षा में चुप्पी को बढ़ावा देती है। सही उत्तर है ऑप्शन 1, यह उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ावा देती है। जब हम बच्चे को कक्षा में उनके घर की भाषा को पढ़ाएंगे तो उस भाषा का उपयोग करके वो अपना विचार है उसको व्यक्त करेगा, तो इससे उनकी गतिविधि या उनकी सहभागिता है वो बढ़ जाएगी। प्रश्न 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम चोमास्की द्वारा सुझाया गया है। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसमें भाषा की बुनियादी योग्यता नहीं होती है। बच्चे जिस संस्कृति में जन्म लेते हैं उसके अनुसार वे विभिन्न तरीके एवं विभिन्न गति से भाषा सीखते हैं। भाषा अर्जित करने की नैसर्गिक मानवीय योग्यता होती है।
बच्चे सकारात्मक पुनर्बलन के उत्पाद के रूप में भाषा सीखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, भाषा अर्जित करने की नैसर्गिक मानवीय योग्यता होती है। हम पहले भी नॉम चॉम्स्की का जो प्रश्न है देख चुके हैं कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये प्रश्न उसी से संबंधित है। बच्चों में भाषा सीखने की नैसर्गिक मानवीय योग्यता होती है या जन्मजात क्षमता होती है। ये किसने कहा है? नॉम चॉम्स्की ने। प्रश्न 45 है, नारियल वाले और भिखू भाई की बातचीत को अपने घर की बोली में लिखो। यह प्रश्न खाली स्थान पोषित करता है। ऑप्शंस बोलियों, बहुभाषिकता, भाषा परीक्षा, लेखन क्षमता। सही उत्तर है ऑप्शन 2, बहुभाषिकता। प्रश्न 46 है, पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्रश्न 47 है, विद्यार्थी विशेष की समस्या को पहचान कर उसके अनुसार शिक्षण विधि में सुधार खाली स्थान का एक महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन है पोर्टफोलियो, जांच सूची, परीक्षा, आकलन। सही उत्तर है ऑप्शन 4, आकलन। ये किसी शिक्षार्थी की समस्या को पहचान कर उसके अनुसार से शिक्षण विधि में सुधार करना आकलन का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रश्न 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाषा सीखने के लिए सही नहीं है? ऑप्शन है भाषा कौशल एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण योग्य होते हैं यदि अवसर तथा यथा योग्य समय दिया जाए तो प्रत्येक बालक में अनेक भाषाएं सीखने की क्षमता होती है। मातृभाषा दूसरी भाषा या विदेशी भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है। मातृभाषा दूसरी भाषा या विदेशी भाषा सीखने में सहायता करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, मातृभाषा दूसरी भाषा या विदेशी भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है। ये है गलत और यहाँ पर सही नहीं है पूछा है, तो हमारा इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, मातृभाषा किसी भी दूसरी भाषा या विदेशी भाषा को सीखने में हस्तक्षेप नहीं करती है। हम अपनी मातृभाषा का उपयोग करके दूसरी भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। और हम दूसरी भाषा को अपनी भाषा में कैसे सीख सकते हैं? ट्रांसलेशन के माध्यम से। प्रश्न 49 है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को क्या दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, राजभाषा, सहराजभाषा, शास्त्रीय भाषा। सही उत्तर है ऑप्शन 2, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। प्रश्न 50 है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा को 4-4 के समूह में बांट देती है तथा मानस मंथन और चर्चा के द्वारा वह प्राकृतिक दृश्यों, इमारतों, व्यक्तित्व जैसी थीम पर प्रश्नों के माध्यम से एक विचार एकत्रित करने और इन पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिखने के लिए कहती है। यह कार्य किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है परियोजना कार्य, प्रदत्त कार्य, बोलना तथा लिखना कार्य, भ्रमण। सही उत्तर है ऑप्शन 1, परियोजना कार्य। प्रश्न 51 है, चॉम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह कहलाता है। ऑप्शन है व्याकरण की पेटी, सार्वभौमिक व्याकरण, एकीकृत व्याकरण, नियम पुस्तिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, सार्वभौमिक व्याकरण। प्रश्न 52 है, अचानक से शब्दों को सीखना तब घटित होता है जब बच्चे खाली स्थान के माध्यम से शब्द संपदा सीखते हैं। ऑप्शन है पुस्तक के सस्वर वाचन, पृथक रूप से शब्द सिखाने की तकनीक पढ़ाने, पाठ्य सामग्री की समझ के लिए उन विशेष शब्दों को पढ़ना जो पठन सामग्री में आए हैं, शिक्षक द्वारा चयनित नए शब्दों के अर्थ याद करने। सही उत्तर है ऑप्शन 2, पृथक रूप से शब्द सीखने की तकनीक पढ़ाने से। प्रश्न 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है? ऑप्शन है भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने से ही होता है। भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। विज्ञान तथा गणित सीखने के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं होती है।
भाषा अधिगम अचेतन होता है? सही उत्तर है ऑप्शन 4, भाषा अधिगम अचेतन होता है। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है? ऑप्शंस है भाषा एवं शब्द भंडार, विषय वस्तु, शैली एवं योजना, मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना एक उत्तम पाठ्य पुस्तक की मूलभूत मानदंड नहीं है। एक उत्तम पाठ्य पुस्तक की मूलभूत मानदंड क्या है? भाषा एवं शब्द भंडार, विषय वस्तु और शैली और उसकी पाठ्य योजना। ये सब जो है उत्तम पाठ्य पुस्तक की एक महत्वपूर्ण मानदंड है। साथियों, इस प्रकार से हमारे पूरे प्रश्न हो गए हैं कंप्लीट। यह प्रश्नों का श्रृंखला आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे दोस्त के साथ शेयर कीजिए। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। चलिए जल्द मिलेंगे ऐसे ही प्रश्नों के साथ में नए वीडियो में।